एरीन्स में जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस रिएक्शन आपने एल्कीन्स में भी स्टडी की है और एल्काइंस में भी स्टडी की है, तो वही सेम रिएक्शन आती है इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में या एरीन्स में। तो इसके लिए मैं बेंजीन की कैक्यूल स्ट्रक्चर बनाकर ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ओजोनोलिसिस जो है ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। ओजोनोलिसिस में पहला स्टेप आप करते थे ओजोनाइड की फॉर्मेशन, जिसमें हम ओजोन को ऐड करते हैं इन दी हाइड्रोकार्बन। सॉल्वेंट जो यूज करते हैं वो होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसमें आपको पता है ओजोनोलिसिस में कि जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं उनमें कैसे ऑक्सीजन फिट होगी। सबसे पहले जो बेंजीन की कैक्यूल स्ट्रक्चर है उसको अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन एटम्स की हेल्प से लिखूं तो इस तरह से अपीयरेंस होगी। जैसे यहां पर है डबल बॉन्ड, फिर आगे था सिंगल, यहां पे था डबल बॉन्ड, फिर था सिंगल, फिर है डबल बॉन्ड और लास्ट में फिर से सिंगल। तो इस कंपाउंड का हमें ओजोनाइड बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे? पहले एक बॉन्ड ब्रेक करके एक तरफ हम सिंगल ऑक्सीजन एटम लगाते हैं, फिर दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक करके दूसरी तरफ दो ऑक्सीजन एटम्स को ज्वाइन करवाते हैं। तो इस तरह से ओजोनाइड की फॉर्मेशन होती है। फिर यहां से एक बॉन्ड ब्रेक करके एक ऑक्सीजन लगाया और दूसरा बॉन्ड ब्रेक करके दो ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो लगा दिए, और लास्ट जो तीसरा डबल बॉन्ड है उसमें भी वैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक करके एक ऑक्सीजन लगाया और दूसरी तरफ दो ऑक्सीजन हमने अटैच करवा दिए। तो इस तरह से ट्राई ओजोनाइड जो है वो बन जाएगा। अगर हम डायरेक्टली यही स्ट्रक्चर देखकर आइडिया लगाने की कोशिश करें तो इससे क्लियर नहीं होता कि ये कैसे बना। तो इसलिए ही ये बेटर रहता है कि पहले आप कार्बन हाइड्रोजन की फॉर्म में बेंजीन की स्ट्रक्चर लिखो और फिर उससे ओजोनाइड बनाओ। तो ये है एक्चुअली बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। इसमें तीन जो हैं वो ओजोन मॉलिक्यूल्स एडअप हो गए हैं। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप होता है रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस। वो आप करते हो बाय यूजिंग जिंक एंड वाटर। रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस में ये भी आपको आइडिया होगा कि किस तरह से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। इस तरह से मैंने आपको एल्कीन्स में बताया था और एल्काइंस में भी कि एक बॉन्ड जो है वो इस तरह से ब्रेक होगा, फिर सिंगल बॉन्ड के अराउंड इधर से भी क्लीवेज होगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पर एक बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हुआ और एक बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ। तो दोनों एटम्स में एक बॉन्ड और यानी कि डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है जिसको मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर नीचे सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन जिसके साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई है और इसके साथ एक ऑक्सीजन भी थी। अब एक बॉन्ड इस कार्बन का ब्रेक हुआ, दूसरा एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ, तो दोनों में फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से एक जो ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है इसको ग्लाइयोक्सेल बोलते हैं। एक ग्लाइयोक्सेल यहां से बनेगा, इधर से एक ग्लाइयोक्सेल इधर से बनेगा और एक ग्लाइयोक्सेल इधर से बनेगा। तो दिस वे वी विल हैव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइयोक्सेल प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 जिसकी जिंक जो है वो रिडक्शन कर देगा। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लाइयोक्सेल। ये ग्लाइकॉल की ऑक्सीडेशन से भी आप बनाना सीखोगे जब आप 12th में अल्कोहल्स चैप्टर जो है वो स्टडी करते हो। तो बेंजीन के ओजोनोलिसिस से इस तरीके से हमने ग्लाइयोक्सेल बना लिया। अब इसी रिएक्शन में अगर थोड़ी बहुत और हम मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करें, जैसे हम बेंजीन की जगह पे
टोलुइन यूज कर लें। ये बेंजीन के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो तो फिर जो ट्राईओजोनाइड बनना है उसमें भी एक कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप होगा। तो इसको नो डाउट हम बेंजीन ट्राईओजोनाइड नहीं कहेंगे, ये टोलुइन का ट्राईओजोनाइड जो है वो बना है। तो जो अब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होगी वो कैसे चलेगी, अगर इसका हम करेंगे रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस तो एक कार्बन के साथ तो लग गया है CH3। यहां पर मैं H2O2 को इधर ही लिख देता हूं सेपरेटली। जिंक और वाटर ऐड करने से एक बन जाएगा मिथाइल ग्लाइऑक्सेल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ग्लाइऑक्सेल के ही, इस तरीके से। तो अगर आप टोलुइन का ओजोनोलिसिस करोगे तो यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ मिथाइल ग्लाइऑक्सेल एंड ग्लाइऑक्सेल। इसका नाम है बेसिकली मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। तो इस तरीके से ओजोनोलिसिस ऑफ एरीन्स के साथ ही जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में लास्ट टॉपिक आता है, वो खत्म होता है। इनके बाद कुछ और भी स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के ही, जिनको हम डाईईन्स बोलेंगे। डाईईन्स या डाई ओलिफिन्स और डाई ओलिफिन्स, क्योंकि एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी बोल देते हैं अक्सर। तो डाई जो एल्कीन्स हैं या डाईईन्स हैं या डाई ओलिफिन्स हैं, उनमें नो डाउट 2-2 डबल बॉन्ड्स होंगे। इनको IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम एल्का डाईईन्स कहा करते हैं। ये नॉमेनक्लेचर में भी आप पढ़ते हो, जैसे ब्यूटा 1,3 डाईईन एक कंपाउंड आता है। अब जो डाईईन्स हैं ये बेसिकली होते हैं 3 तरह के। सबसे पहले हम करेंगे इनमें कंजुगेटेड डाईईन्स। कंजुगेटेड डाईईन्स तो आप लिख सकते हो द डाईईन्स इन विच द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स are separated by a single bond. For example, अगर ये वाला डाईईन हम देखें तो इसमें 2 डबल बॉन्ड्स के बीच में एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। जो डबल बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, दीज आर कंजुगेटेड और ऑल्टरनेट पोजीशंस पर पड़े हैं। इनको ऑल्टरनेट डाईईन्स भी कह देते हैं अक्सर। और IUPAC सिस्टम में इसकी आपने नेमिंग करनी सीखी थी। 1 2 3 4 अगर हम नंबरिंग करें पेरेंट चेन की, और इस कंपाउंड का नाम होगा, 4 कार्बन हैं तो ब्यूट, फिर एक डबल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन पे, एक डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है थर्ड कार्बन से, तो लास्ट में आएगा डाईईन। और ये भी मैंने बताया था कि जब जो प्राइमरी सफिक्स है ईन या आइन वो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ब्यूटा कर देते हैं, एल्का कहते हैं हम, जो वर्ड रूट के साथ ए लगा देते हैं। तो ब्यूटा 1,3 डाईईन इसका IUPAC नेम होगा। फिर दूसरी तरह के जो डाईईन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड आइसोलेटेड डाईईन्स। आइसोलेटेड डाईईन्स तो ये होंगे, आप लिख सकते हो व्हेन दी डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय more than 1 carbon carbon single bonds. When the double bonds are separated by more than 1 carbon carbon single bonds. जैसे यहां पर आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है, इनके बीच में 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो 2 हों या 2 से ज्यादा हों तो ऐसे डाईईन को हम आइसोलेटेड डाईईन बोला करते हैं। और लास्ट होते हैं क्यूमुलेटेड डाईईन्स।
क्यूमुलेटेड डाइईन्स, इनको हम एलीन्स भी बोल देते हैं अक्सर। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो when the two double bonds are present on both sides of a single carbon atom, जैसे अगर हम 4 कार्बन वाला ही क्यूमुलेटेड डाइईन लिखें तो यहां पर आप देख सकते हो दोनों डबल बॉन्ड्स एक ही कार्बन के दोनों तरफ हैं, तो ऐसे डाइईन्स को हम क्यूमुलेटेड डाइईन्स बोला करते हैं। अब इन तीनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे होगी? तो ऊपर वाला जो है कंजुगेटेड डाइईन, इसमें तो आप देख सकते हो पाई पाई कंजुगेशन है, रेजोनेंस होगी या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, और जब कभी भी रेजोनेंस हो या डीलोकलाइजेशन हो तो एनर्जी गेट्स रिलीज्ड, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज होती है। तो इनमें कंजुगेटेड डाइईन जो हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, और क्यूमुलेटेड डाइईन जो हैं इसमें एक ही कार्बन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाता। तो जो क्यूमुलेटेड डाइईन्स हैं ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, तो आइसोलेटेड डाइईन बीच में रह गए। तो हम अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखने की कोशिश करें तो कैसे होगा? जो कंजुगेटेड डाइईन्स हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनसे कम होते हैं आइसोलेटेड, और सबसे कम स्टेबल हुआ करते हैं क्यूमुलेटेड डाइईन्स। तो ये इनकी स्टेबिलिटी हम वैसे तो हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन करते हैं, पर अगर ज्यादा हमें एक्सपेरिमेंटली देखना हो तो तब हम इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वैल्यूज से ही इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जितनी कम होगी उतनी ही उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो वो हम कैसे देखेंगे कि जैसे अभी हमने देखा कि क्यूमुलेटेड डाइईन में रेजोनेंस के कारण या कंजुगेशन के कारण जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है कंजुगेटेड में। तो जैसे मैं यहाँ पर कंजुगेटेड ये उसके लिए एब्रीविएशन लिख ली, उसका ही एनर्जी है अगर यहाँ पे, और क्यूमुलेटेड में अकोमुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, तो वो आ गया यहां पर, और आइसोलेटेड रह जाएगा मिडल में कहीं, ये आ गया आइसोलेटेड। यहां पर है क्यूमुलेटेड डाइईन और ये कंजुगेटेड है। अगर हम रिडक्शन करेंगे तीनों में तो बनेगा हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन ही, तो उसकी एनर्जी तो बराबर है। अब आप देखोगे अगर आप कंजुगेटेड डाइईन की रिडक्शन करो तो जो एनर्जी रिलीज होनी है दैट विल बी लेस, आइसोलेटेड में उससे ज्यादा, और क्यूमुलेटेड डाइईन में सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंजुगेटेड डाइईन सबसे ज्यादा स्टेबल, आइसोलेटेड डाइईन उससे कम स्टेबल, और क्यूमुलेटेड डाइईन जो है वो सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली अगर हमें डिटरमिन करना हो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स, तो हम उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वैल्यूज की हेल्प से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आएंगे, तो बड़े सिंपल इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं। एक आपने एल्केन्स में भी आप स्टडी करते हो कि अगर हम किसी लॉन्ग चेन एल्केन को इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड एल्यूमिना हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कोर्स, तो एक पहले बन जाएगा हमारे पास ब्यूटीन, ब्यूट 1इन, और फिर फर्दर अंडर सिमिलर कंडीशंस हमारे पास डाइईन जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है।
तो जो भी हम प्रॉपर्टीज डाईईन्स की स्टडी करेंगे अल्का डाईईन्स की, वो हम प्रिडोमिनेंटली ब्यूटा 1,3 डाईईन की हेल्प से ही रिप्रेजेंट कर लेंगे सारी की सारी। तो इसीलिए ही हम सिर्फ ब्यूटा 1,3 डाईईन के ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर आपने एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एक और तरीका पढ़ा था, दैट इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आप एसिड की प्रेजेंस में हीट करो इसको अल्कोहल को तो डिहाइड्रेशन होती है, दैट इज ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम ये फंक्शनल ग्रुप देखें OH ग्रुप, तो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसको अल्फा कहेंगे, उसके नेक्स्ट को बीटा कार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोजन हमेशा जाता है बीटा कार्बन से, तो यहां से कंपाउंड हमारे पास जो बनेगा वो होगा ये, जब एक वाटर जो है वो लूज हुआ। फिर इधर भी OH ग्रुप है, और अब अल्फा हाइड्रोजन इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, तो कहां से जाएगा? तो हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन इज लॉस्ट, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मोर स्टेबल प्रोडक्ट। क्योंकि अगर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा तो नो डाउट इसमें डीलोकलाइजेशन के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या एनर्जी कम होगी। तो इसीलिए ही जो हमारे पास प्रोडक्ट बनना है वो क्यूमुलेटेड डाईईन बनने की बजाय, कि अगर एक ही बीटा कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जाएं बारी बारी, तो क्यूमुलेटेड डाईईन की बजाय कंजुगेटेड डाईईन ही बना करता है। और तीसरा तरीका है इनको बनाने का, जो आपने पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स में स्टडी किया था, कि अगर हम एल्कीन की पॉलीमराइजेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड, तो वी गेट विनाइल एसिटिलीन। तो पहले ऑब्टेन होता है विनाइल एसिटिलीन, और फिर उसके बाद अगर हम इसकी रिडक्शन करें बाय यूजिंग सम सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, जो ट्रिपल बॉन्ड की रिडक्शन कर दे, डबल बॉन्ड को ना अफेक्ट करे, तो उससे हमारे पास फिर से ये कंजुगेटेड डाईईन जो है वो बन जाएगा। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शंस ये कंपाउंड्स जो हैं वो शो करेंगे, और एडिशन रिएक्शन जो हैं इनकी सभी की सिर्फ बिल्कुल एक जैसी होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये जो भी हमारे पास डाईईन है उसका मैंने जनरल वे में ऐसे लिख लिया। अब पता नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं कि कुछ और भी ग्रुप्स जो हैं वो हो सकते हैं अटैच। तो इनमें अगर मैं हेलोजन ऐड करूं कोई भी, से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी हेलोजन ऐड करूं, तो दो तरीके से एडिशन रिएक्शन जो है वो होती है। एक को हम कहते हैं 1-2 एडिशन, मतलब फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन दो नेबरिंग कार्बन के ऊपर अगर एडिशन हो तो इसको हम कहेंगे 1-2 एडिशन। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है। और दूसरा केस होता है जब 1-4 एडिशन हो, तब एक फर्स्ट कार्बन पे हेलोजन जाएगा, दूसरा फोर्थ कार्बन पे जाएगा। अब इस तरह से ही क्यों होगा ये मैं आपको इसके मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ऊपर है हुई 1-2 एडिशन और नीचे हुई है 1-4 एडिशन। तो ये कैसे होती है एडिशन, इसको हम HBr की एडिशन की हेल्प से शो कर सकते हैं, कि जैसे हम किसी भी डाईईन में HBr की एडिशन करके देखें। तो फिर HBr जब हम ऐड करेंगे तो हेलोजन एसिड जो है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो इट विल गेट आयोनाइज्ड टू गिव H पॉजिटिव आयंस। इस तरह से आयोनाइज होगा। फिर सबसे पहले स्टेप में H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच डाईईन के ऊपर अटैक करेगा। अब डाईईन के ऊपर जब ये अटैक करे, तो जैसे सपोज करें कि इस पाई
बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अगर ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरफ को ही ट्रांसफर हो जाएंगे। आपने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था, प्लस ई इफेक्ट जो है वो यहां पर चलेगा, तो यहां पर तो हो जाएगा CH3। अब इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस सेकंड कार्बन का है, अगर उसको भी हमने CH2 वाली कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये जो कार्बन है इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस कारण इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो क्या होंगी, इसको अगर मैं नंबर दूं 1, तो फिर होगी इसमें रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण यहां पर आप देख सकते हो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड हो गए ऑल्टरनेट। तो इसको मैंने कंडीशंस फॉर रेजोनेंस में आपको पॉजिटिव पाई कंजुगेशन कहा था और बताया था कि जब भी पॉजिटिव पाई कंजुगेशन होगी रेजोनेंस डेफिनेटली होगी। अब इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 ग्रुप वाली कार्बन का है, जब इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो दिस कार्बन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे दोनों कार्बन्स में डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं बोलूं स्ट्रक्चर सेकंड। अब जो दूसरा Br नेगेटिव आना है, अगर तो ऐड हो गया इसी कार्बन पे, तो फिर पहली कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हुई थी, दूसरी कार्बन पे हैलोजन आ गया, तो इसको बोलेंगे 1,2 एडिशन। और हाइड्रोजन ऐड हुई है इस कार्बन पे CH3 वाले, और हैलोजन अगर जाएगा यहां पर तो ये फोर्थ कार्बन पे गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे 1,4 एडिशन। और इन दोनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है दैट विल अपीयर लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर है ये तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कॉमन है। तो यहां पर या तो यहां पे डबल बॉन्ड है या यहां पे, तो इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड में इन दोनों के बीच में हम डॉटेड लाइन से पार्शियल डबल बॉन्ड बना देंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज डिस्पर्स्ड ओवर दीज 3 कार्बन एटम्स। तो अब हाँ आप लिख सकते हो एक लाइन, अगर इसमें एडिशन करें हम हैलोजन की हैलाइड आयन की तो 1,2 एडिशन होती है, अगर सेकंड जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई उसमें करें एडिशन तब 1,4 एडिशन होती है। तो एक्चुअल में तो ये स्ट्रक्चर 3 होती है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आप लिख सकते हो द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्ट्रक्चर 3 टू अंडरगो 1,2 addition is less and for it to undergo 1,4 addition is more। जब 1,4 एडिशन होनी हो मतलब ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो डोमिनेट करेगी, तो तब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो देयरफॉर 1,2 addition is favored at low temperature while 1,4 addition is favored at high temperature। 1,2 addition is favored at low temperature while 1,4 addition is favored at high temperature। तो अब अगर हमें जनरल वे में सारा कुछ लिखना हो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स इनके बनेंगे, तो मैं एक ही रिएक्शन में ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। जैसे ये लिया हमने ब्यूटा 1,3 डाइईन, अगर इसमें ऐड करें हम Br2 इन CCl4, तो अगर हो 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन हो तो हमारे पास
जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज दिस, एक Br यहां पे और एक Br इधर, ये 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट होगा। और इसके साथ ही अगर मैं 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट बनाऊं तो वो होगा इस तरह से, ये 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट होगा। तो इसमें मैं बता चुका हूं कि लो टेम्परेचर पे ये मेजर प्रोडक्ट होगा ऊपर वाला 1,2 एडिशन वाला, और हाई टेम्परेचर पे नीचे 1,4 एडिशन वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। और फिर अगर इसमें हेलोजन एसिड ऐड किया जाए, जैसे से HCl ऐड करें, HBr से हमने मैकेनिज्म देखा है, तो एक तरफ जाएगा हाइड्रोजन, जैसे इधर बन गया CH3, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड और यहां पर लग जाएगा क्लोरीन। तो ये होगी हमारे पास 1,4 एडिशन। और 1,2 एडिशन हो अगर, तो इधर गया हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के साथ हमारे पास हेलोजन जो है, क्लोरीन जो है, वो जाके ऐड अप हो जाएगी। तो इस तरीके से 1,2 एडिशन से हमें ये प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होगा। और इन अ सिमिलर वे अगर हम रिडक्शन करें इसकी, सिंपली हाइड्रोजन ही ऐड करके अगर रिडक्शन करें, नो डाउट कैटलिस्ट तो ऐड करना ही पड़ेगा। अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करें तो तब हमारे पास दो डाईईन्स बनेंगे, सॉरी दो एल्कीन्स बनेंगे। एक बनेगा पहले 1,2 एडिशन से और साथ में इसके बन जाएगा 1,4 एडिशन से। ये वाला एल्कीन बनेगा 1,4 एडिशन से। मैं आगे ब्लू पेन से लिख देता हूं, ये बना है 1,4 एडिशन से, ये बना है 1,2 एडिशन से। इसी तरीके से ऊपर जो हमने बनाया प्रोडक्ट, ये 1,4 एडिशन से बना है, और जो नीचे लिखा हुआ है ये 1,2 एडिशन से बना है। और एडिशन ऑफ हेलोजन्स में भी जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है ये 1,2 एडिशन से बना है, और जो नीचे वाला है ये 1,4 एडिशन से बना है। तो इसमें अब आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जो ये हमारे पास ब्यूटाडाईईन्स हैं, इनमें 1,2 एडिशन भी होती है और 1,4 एडिशन भी होती है। तो 1,2 एडिशन होती है प्रिडोमिनेंट एट लो टेम्परेचर, और 1,4 एडिशन डोमिनेंट होती है एट हाई टेम्परेचर। तो इस तरह से जो ब्यूटाडाईईन में हमने डिफरेंट हेलोजन्स ऐड करके देख लिए, रिडक्शन करके देख लिए, और हेलोजन एसिड्स भी ऐड करके देख लिए कि किस किस तरह से इसमें 1,2 एडिशन या 1,4 एडिशन होती है। तो ये बात आपको याद रखने की जरूरत होगी कि जो 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट है दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट एट लो टेम्परेचर, जबकि 1,4 एडिशन वाला जो है वो होगा फॉर्म एट हायर टेम्परेचर। और इसी तरह से इनकी एक डील्स-एल्डर रिएक्शन भी होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ब्यूटाडाईईन वही ब्यूटा 1,3 डाईईन लेंगे और इसमें हम एक डाई जो है हमारे पास अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एक्रोलीन ऐड करेंगे, इसको एक्रोलीन कहा जाता है। और ये जो डाईईन है, ये जो एक्रोलीन है, इट इज ए डाईईनोफाइल, ये डाईईन की तरफ बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। तो अगर हम टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन रखें तो कैसे रिएक्शन होगी। आप देखोगे कि यहां पर इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले CH2 वाले कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन है इस CH वाले कार्बन का। इसी तरह से नीचे वाले बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन है CH वाले कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन है CH2 वाले कार्बन का। और इस पाई बॉन्ड में भी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन एटम्स का है।
तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन हम इधर को ले आए और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर ले आए, तो दोनों में एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि यहां पर ये चीज, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहां पे सिंगल बॉन्ड जो है वो रह जाएगा बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स, और इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और यहां से भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर आके यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ये। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हो एल्डिहाइड ग्रुप तो उसको हम बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं, और यहां पर आप देखो कि बेंजीन में, बेंजेल्डिहाइड में हमने 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए हैं, एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड किया। नेचुरल बात है, अगर नंबरिंग करेंगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को ही नंबर 1 देंगे, और फिर इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो हाइड्रोजन जो हैं वो कहां कहां पे ऐड किए हमने, एक 1 फर्स्ट कार्बन पे, एक सेकंड पे, एक थर्ड पे, और एक हाइड्रोजन ऐड किया 6 पे। तो इसलिए हम इस कंपाउंड का नाम भी लिख सकते हैं 1 2 3 6 टेट्राहाइड्रो बेंजेल्डिहाइड। 1 2 3 6 टेट्राहाइड्रो बेंजेल्डिहाइड। तो इसके साथ जो हमारे पास डाईईन्स के मेन पॉइंट्स थे वो भी होते हैं खत्म। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपने देखा, सबसे पहले हमने एल्केन्स स्टडी किए, जिसमें आपने आइसोमेरिज्म भी एल्केन्स का देखा था। फिर उसके बाद एल्कीन्स आए, फिर एल्काइंस स्टडी किए, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एरीन्स हमने स्टडी किए, और लास्ट में ये जो डाईईन्स हैं जिनमें हमने ब्यूटाडाईईन, ब्यूटा 1,3 डाईईन की हेल्प से सारी इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्सप्लेन की। तो इसके साथ जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है वो होता है खत्म। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर खत्म करने के बाद हम करेंगे इसकी असाइनमेंट, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करने शुरू कर लिए होंगे, साथ साथ कर लिए होंगे। तो सबसे बढ़िया यही रहता है कि अगर असाइनमेंट आप खुद सॉल्व करो और फिर जो उसमें प्रॉब्लम्स लगे वो हम डिस्कस कर लें। क्वेश्चन तो मैं लगभग सभी सॉल्व करूंगा, डिस्कस करूंगा यहाँ पे, पर अगर आपने वो पहले सॉल्व की होगी तो जो भी आपकी गलतियां की होंगी वो थोड़ी ज़्यादा अच्छे वे से इम्प्रूव हो सकती हैं। तो असाइनमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड व्हेन एल्युमिनियम कार्बाइड इज रिएक्टेड विद वाटर और विद डाइल्यूट HCl। तो ये मैंने आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी बताया था कि जो मेटल कार्बाइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करके या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम मीथेनाइड्स बोला करते हैं। जैसे यहाँ पर बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड में है 4, तो 4 AlOH थ्राइस प्लस 3 कार्बन है तो 3 CH4। इस तरह से यहाँ पर 12 वाटर ऑफ हाइड्रेशन यूज होते हैं। तो एल्युमिनियम कार्बाइड जो है वो हाइड्रोलिसिस के बाद चाहे वो रिएक्शन करे विद वाटर या करे विद डाइल्यूट एसिड तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ही एल्युमिनियम कार्बाइड को हम मीथेनाइड बोलते हैं। इसी तरह से बेरिलियम कार्बाइड दूसरा मीथेनाइड होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है बोथ मीथेन एंड इथेन कैन बी ऑब्टेन्ड इन वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप में, एक ही रिएक्शन में मीथेन भी बने और इथेन भी बने, ये किस कंपाउंड से बनेगी? तो इसके लिए कंपाउंड है हेलो एल्केन, दैट इज आयोडोमीथेन।
तो इसमें अगर हम रिडक्शन करें इसकी, से कैटालिटिक रिडक्शन करें अगर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इसको हीट करें तो बन जाएगी मीथेन प्लस HI। रिवर्सिबल है नो डाउट, तो इसलिए नो डाउट कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे साथ में जो HI की ऑक्सीडेशन कर दे, पर हो जाएगी रिएक्शन इन ए सिंगल स्टेप। फिर दूसरा है इथेन भी बनानी है इसी से, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो वर्ट्ज रिएक्शन। वर्ट्ज रिएक्शन भी आपने की थी जिसमें आपने स्टडी किया था कि एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी प्रिपेयर्ड प्रॉफिटेबली बाय दिस रिएक्शन। तो जैसे यहां पर ये सोडियम है, मेटल है, और ये हैलोजन है, तो ये मैंने आपको बताया था कि मेटल और हैलोजन जो हैं ये तो एकदम से कंबाइन होकर सेपरेट हो जाते हैं। तो यहां पे आपको मिलेगा इथेन प्लस 2 मोल्स ऑफ NaI। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आयोडोमीथेन से मीथेन भी और इथेन भी एक सिंगल स्टेप में हमने दोनों कंपाउंड्स प्रिपेयर कर लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन भी वर्ट्ज रिएक्शन के ऊपर ही है कि अ मिक्सचर ऑफ इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड इज सब्जेक्टेड टू वर्ट्ज रिएक्शन, द हाइड्रोकार्बन दैट विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो ये वर्ट्ज रिएक्शन की आपने ड्रॉबैक्स में भी पढ़ा था कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एल्केन्स तो बड़ी इजीली बन जाते हैं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एल्केन्स बनाने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी। तो अगर हम इथाइल आयोडाइड होगा ये, इसकी वर्ड्स रिएक्शन करानी है तो विद एन प्रोपाइल आयोडाइड यानी कि लीनियर चेन वाला प्रोपाइल आयोडाइड, ये तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करवाएंगे तो एक चीज तो ये बनेगी, एक जो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट होगा कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड विल बी लॉस्ट एंड वी विल गेट ए मॉलिक्यूल ऑफ पेंटेन प्लस 2 मोल्स ऑफ NaI। और यही मैंने आपको बताया था कि हम बिलियंस जो भी हम रिएक्टेंट्स यूज करें, अगर 2-2 ग्राम भी अगर हम यूज करें जो हेलो एल्केन यहां पर अप्लाई किए हैं, तो इनमें भी बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे आयोडोइथेन बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे आयोडोइथेन के और बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे आयोडोप्रोपेन के। तो इन दोनों केसेस में एक चांस होगा जब आयोडोइथेन के सामने आयोडोप्रोपेन आ जाए, एंड इट विल ऑल्सो बी इक्वली प्रोबेबल कि आयोडोइथेन के सामने आयोडोइथेन ही आ जाए, तो उससे बन जाएगा ब्यूटेन। और ये भी इक्वली प्रोबेबल होगा कि आयोडोप्रोपेन के सामने आयोडोप्रोपेन ही आ जाए, यानी कि 3-3 कार्बन वाले 2 यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर इस तरह से हेक्सेन बना देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 एल्केन्स जो हैं वो बनते हैं। तो इनमें कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। तो इनमें प्रोपेन तो है ही नहीं। एक तो 5 कार्बन वाला बनेगा एल्केन, एक उससे लोअर 4 कार्बन वाला, एक उससे हायर 6 कार्बन वाला। पर प्रोपेन जो है नॉर्मल प्रोपेन वो इस रिएक्शन से नहीं फॉर्म होगा। फिर फोर्थ रिएक्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सेबेटियर एंड सेंडेरन्स रिडक्शन। ये आपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में देखा था, बाय रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए बच्चों कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए। तो जो भी एल्केन बनेगा इनकी रिडक्शन से उसमें कम से कम 2 कार्बन तो होंगे ही, और अगर 2 कार्बन हैं कम से कम तो फिर इथेन या उससे बड़े एल्केन तो बन जाएंगे, पर मीथेन जो 1 कार्बन वाला एल्केन है वो हम बना ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन मीथेन। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन एल्केन
a concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of saturated carboxylic acid is subjected to electrolysis। तो ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस मैंने आपको करवाया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में। ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये एल्केन्स में भी आता है, एल्कीन्स में भी आता है और एल्काइंस में भी आता है। तीनों केसेस में यह हम इसको यूज करते हैं फॉर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स द वन हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने स्टडी किया था कि बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, ये किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कंपाउंड की। ये डिपेंड करता है ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और एल्केन्स में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं? एल्केन्स में सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, विच आर वीकेस्ट अमंग ऑल द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और वैन डर वाल्स फोर्सेस भी डिपेंड करती हैं ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना बड़ा साइज होगा मॉलिक्यूल का उतनी ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी और उतना ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। जितना साइज ऑफ द मॉलिक्यूल छोटा होगा उतनी ही जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होंगी, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो नियोपेंटेन जो होती है तो इसकी जो शेप है दैट इज समवट स्फेरिकल, स्फीरॉइडल सी शेप है इसकी। और आपको पता है कि सफियर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, तो इसलिए जो भी हमारे पास ये वाला एल्केन है नियोपेंटेन, जो पेंटेन के आइसोमर्स हैं उनमें नियोपेंटेन का सरफेस एरिया सबसे कम होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे कम ही होगा। तो फिर इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा सोचकर करने वाला है कि 10 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन requires 30 ml of oxygen for complete combustion, the hydrocarbon is। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपने केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में गैसियस स्टेट में एक गेल-लुसाक्स लॉ भी स्टडी करते हो, कि जिसमें आप स्टडी करते हो कि ड्यूरिंग ऑल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो वॉल्यूम्स की रेशो होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स की, या जो नंबर ऑफ मोल्स की रेशो होती है वो सिंपल होल नंबर रेशो होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के 10 ml और ऑक्सीजन के 30 ml यूज किए गए हैं। मतलब ऑक्सीजन जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। तो वो किस केस में होगी? तो मैंने आपको जो कंबस्शन रिएक्शंस थी एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की, एल्केन की कंबस्शन रिएक्शंस में एक जनरल फॉर्मूला भी बताया था आपको, जिससे हम बड़ी इजीली ऑक्सीजन का कितना यूज होगा वो डिटरमिन कर सकते हैं। वो जनरल इक्वेशन थी ये वाली, ये। तो हमें चाहिए कि जितना एल्केन है उससे 3 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन हो। मतलब कि 3n+1/2 इतनी ऑक्सीजन यूज की गई है, इट शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्केन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्केन है यहां पर कितने? 1, तो इट शुड बी इक्वल टू 3। ये होना चाहिए, सॉरी, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं इतने, तो एल्केन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1। ये तो यहां पर n आपको निकालना है, तो 3n+1 विल बी 2, तो 3n इज 2 - 1 1, तो n विल बी 1/3। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कौन सा एल्केन बनेगा। 1/3 वाला तो कोई हाइड्रोकार्बन हमारे पास नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके सॉल्व करने की आपको तरीका बताता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पर जितने n हैं कार्बन एटम हैं एल्केन के वो हैं n, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं? पहले हमने मॉलिक्यूल्स को कंपेयर किया था, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये इथिलीन है,
तो ये क्योंकि एल्केन था इसलिए एल्केन में तो हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन आपने एल्कीन के लिए या एल्काइन के लिए नहीं की थी, तो वो हम, इसका मतलब है कि यहां पर एल्केन तो पॉसिबल होगा ही नहीं, C2H6 जो है वो आंसर नहीं हो सकता। अगर हम इथीन की कंबस्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखें तो 2 कार्बन है तो वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ CO2, 4 हाइड्रोजन है तो वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ H2O। तो ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई, 2 × 2 4 + 2 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहां पर 3 O2 करेंगे। तो ये इथिलीन के केस में अगर एक मॉलिक्यूल है इथिलीन का तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, यानी कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स ज्यादा है, तो वॉल्यूम भी ऑक्सीजन की 3 टाइम्स ज्यादा होगी इन केस ऑफ इथिलीन। तो 7th क्वेश्चन का फिर सही आंसर बनता है ए ऑप्शन। और 8th क्वेश्चन जो है ये आपको बताई गई थी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में ही कि एल्केन्स हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स are readily oxidized to carboxylic acids or are readily oxidized to alcohols by treatment with Bayer's reagent। तो यहां पर अगर मैं Bayer's reagent होता है एल्केलाइन KMnO4, और अगर इसको थोड़ा हीट करेंगे हम तो जो टर्शरी हाइड्रोजन है वो है यहां पर ये वाला जो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, इस कार्बन को हम टर्शरी कार्बन कहेंगे क्योंकि ये 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो टर्शरी कार्बन के ऊपर ही अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो फॉर्म हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं विद बेयर्स रिएजेंट। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में मैंने बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर इसके बाद 9th क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड द प्रोपेगेशन स्टेप इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो जब हमने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स की थी उस टाइम पे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन में मैंने बताया था कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करती है, जिसमें चेन इनिशिएशन स्टेप था, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप था और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स थे। 3 तरह के स्टेप्स जो हैं वो होते थे। और यहां पर पूछा गया है कि चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप कौन सा है। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप होता है कि जिसमें जैसा जो रिएक्शन करने वाला है हमारे पास स्पीशीज वो यूज हो और वैसे ही एक और प्रोड्यूस हो जाए, यानी कि यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला एटम यूज हुआ और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला जो स्पीशीज है वो प्रोड्यूस भी हो गई, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। तो ये फ्री रेडिकल अगले स्टेप को कर देगा। तो इस तरह से ये वाली जो रिएक्शन है ये चेन प्रोपेगेशन स्टेप में शामिल होगी। फिर इसके बाद 10th क्वेश्चन है कि कॉल्व्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड गिव्स। तो कॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस भी आपने एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में किया था, और यहां पर ब्यूटेनोइक एसिड होता है ये, तो इसका सोडियम सॉल्ट होगा सोडियम ब्यूटेनोएट ये वाला। इसका करना है अगर आपको कॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस तो ये रिएक्शन भी मैंने आपको लिखनी सिखाई थी, इस तरह से होगी। तो ये जो है हमारे पास फ्रेगमेंट इतना, ये दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक दूसरे के साथ अटैच होकर बना देंगे नॉर्मल हेक्सेन। फिर इसके बाद यही फ्रेगमेंट आगे दूसरी तरफ से एड अप हो जाता है और साथ में 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस H2 बन जाते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस चलती है। तो इस रिएक्शन में नॉर्मल हेक्सेन, ये स्ट्रेट चेन हेक्सेन बना जिसको हम कॉमनली नॉर्मल हेक्सेन कह देते हैं। तो इस तरह से फिर अब आती है बारी 11th क्वेश्चन की। तो 11th क्वेश्चन से हम जो एल्कीन्स के क्वेश्चंस हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला है
कि इथिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये भी कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का ही के ऊपर ही बेस्ड है। इथिलीन है इथीन का कॉमन नेम। तो ये सोडियम सुक्सीनेट यानी कि सुक्सिनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगी। जैसे यहाँ पर तो एक ही मॉलिक्यूल में दोनों एसिडिक ग्रुप्स हैं, तो इसके 2 मोल लेने की जरूरत नहीं होगी। साथ में हम 2 मोल्स ऑफ वाटर लें और इसका कर दें इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या होता है, यहां से ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों ब्रेक होकर दोनों कार्बन्स में एक बॉन्ड और यानी कि डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। साथ में 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो CO2 के बनते हैं और कैथोड पे बन जाती है हमारे पास हाइड्रोजन, और 2 मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस एज सच पड़े रहते हैं, जो मिलकर हम NaOH की फॉर्म में ही लिख देते हैं। तो इस तरीके से इथिलीन जो है दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सुक्सीनेट। फिर 12th क्वेश्चन है इसके बाद कि व्हेन HCl इज पास्ड थ्रू प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इट गिव्स। तो मैंने आपको सिखाया था मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल, और एंटी मार्कोनिकोव रूल के बारे में भी बताया था कि एंटी मार्कोनिकोव रूल सिर्फ तब चलता है जब HBr प्रेजेंट हो, और वो भी तब जब साथ में ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी हो। अगर दोनों में से एक चीज हो कि पेरोक्साइड है पर HBr नहीं है, या HBr है या पेरोक्साइड नहीं है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं चलता है। तब सभी केसेस में सिर्फ मार्कोनिकोव रूल ही फॉलो होता है। तो यहां पर प्रोपीन है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HCl ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड ले आओ, जो मर्जी कर लो, क्योंकि ये HCl है तो मार्कोनिकोव रूल ही फॉलो होगा, यहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं चलेगा। तो यू विल डेफिनेटली गेट 2 क्लोरोप्रोपेन या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये चीज बनेगी, यहां पर 1 क्लोरोप्रोपेन जो है वो नहीं बनेगा। तो 2 क्लोरोप्रोपेन यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 13th क्वेश्चन आता है ओजोनोलिसिस पे, और ओजोनोलिसिस भी मैंने आपको बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो 13th क्वेश्चन है कि ओजोनोलिसिस ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटटूइन 2 मिथाइल ब्यूटटूइन की जो स्ट्रक्चर है वो होगी ऐसे, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटटूइन। इसके ओजोनोलिसिस से हमें क्या बनेगा मिलेगा, तो ये मैंने आपको बताया था। ओजोनोलिसिस के एंड प्रोडक्ट जो हैं वो प्रिडिक्ट करने कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें बनेगी। 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में हम ओजोन ऐड करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, और दूसरे स्टेप में हम रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस किया करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि ओजोनोलिसिस से अगर आपको एंड प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने हो तो डबल बॉन्ड के पहले एक साइड में हाथ रख के उसकी जगह पे O लगा दो, यानी कि जो ये वाला ग्रुप है इसकी बजाय O ऑक्सीजन लगा देंगे हम, तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा ये, दैट इज एसीटोन या प्रोपेनोन। और फिर इसके बाद दूसरी तरफ जो भी डबल बॉन्ड के ग्रुप है उसकी जगह पे हम O लगा देंगे, यानी कि ये जो मैंने सर्कल किया ब्लू पेन से, इसकी जगह पे O लग जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। तो इस तरीके से जो 13th क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा C ऑप्शन, यानी कि बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन विल बी फॉर्म्ड। फिर 14th क्वेश्चन है इसी तरीके से ही ओजोनोलिसिस के ऊपर बेस्ड है, वो भी द फाइनल प्रोडक्ट्स
formed by ozonolysis of the compound. तो 14th क्वेश्चन है, कंपाउंड हमें दे रखा है RCH डबल बॉन्ड CR2 यानी कि ऐसे। तो इससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, पहले इस ग्रुप की जगह पे O लगा दोगे आप, यानी कि हमें मिलेगा एल्डिहाइड। फिर इस ग्रुप की जगह पे O लगा देंगे तो हमें मिलेगा कीटोन, ये एसीटोन। तो हमें जो ए ऑप्शन है RCH और बी ऑप्शन है R2CO दोनों बने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन गेट फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। फिर आता है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डाइल्यूट एक्वस KMNO4 एट रूम टेम्परेचर। अगर आप एल्कीन लो कोई भी, तो मैंने बताया था कि जब हम बेयर्स रिएजेंट के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं किसी भी एल्कीन की, तो विसिनल डाइओल फॉर्म होती है। विसिनल डाइओल क्या होती है? जब नेबरिंग कार्बन्स के ऊपर OH ग्रुप्स लगे हों। एल्केलाइन KMNO4 डालो इसमें, कोल्ड एल्केलाइन KMNO4। यहां पर बोला भी गया है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब है कोल्ड। तो जहां पर भी डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों कार्बन्स को एक एक OH ग्रुप मिल जाता है। जब OH ग्रुप्स हों ऑन दी नेबरिंग कार्बन एटम्स, तब इसको विसिनल डाइओल बोला जाता है। तो 15th क्वेश्चन का फिर सही आंसर है सी ऑप्शन। फिर 16th क्वेश्चन आता है कि इथिलीन फॉर्म्स इथिलीन क्लोरोहाइड्रेन। क्लोरोहाइड्रेन होता है कंपाउंड जिसमें क्लोरीन भी लगी है और OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा होता है। तो इथिलीन जो इथीन का कॉमन नेम है, इसका क्लोरोहाइड्रेन बनाना है, यानी कि ये चीज बनानी है, प्रोडक्ट ये होगा कि एक कार्बन के साथ क्लोरीन और दूसरी के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके लिए हमें ऐड करना होगा HOCl, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो कहां से बनेगा? ये भी आपको पता होगा कि जब हम क्लोरीन को वाटर में करें डिसॉल्व, तो क्लोरीन की डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों ही एक साथ ही प्रोसेसेस हो जाते हैं। तो क्लोरीन को जब हम वाटर में डिसॉल्व करें, यानी कि क्लोरीन का एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, तो हमें HOCl ऑब्टेन होता है, जो इथिलीन के साथ रिएक्शन करके इथिलीन क्लोरोहाइड्रेन जो है वो बना देता है। तो ये क्वेश्चन था 16th, जिसका सही आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस इन वाटर। फिर 17th क्वेश्चन है एन एल्कीन ऑन विगरस ऑक्सीडेशन विद KMNO4। विगरस ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब है कि बाय ट्रीटिंग इट विद हॉट एल्केलाइन KMNO4 गिव्स ओनली एसिटिक एसिड। सिर्फ एसिटिक एसिड मिले, वो कौन सा एल्कीन होगा? यहां पर हम लिख सकते हैं हॉट एल्केलाइन KMNO4, ये डाला। तो रिएक्टेंट क्या होगा? तो ये भी मैंने आपको बताया था, जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे, तो RCH डबल बॉन्ड हो अगर, तो इससे बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कीन्स के ओजोनोलिसिस में बताया था कि अगर बनी हो, हमारे पास हो CH2, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन लगे हों, तब हमें मिलता है CO2 और वाटर। और अगर दो एल्काइल ग्रुप लगे हों, तब हमें मिलता है कीटोन। ये इस तरह से एल्केलाइन KMNO4 के साथ या बेयर्स रिएजेंट के साथ एल्कीन्स की रिएक्शंस हुआ करती हैं। तो 17th क्वेश्चन में
हमें जो पूछा गया है, एन एल्कीन ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स ओनली एसिटिक एसिड, तो दैट विल बी ओनली बी ऑप्शन, दैट इज ब्यूट-2-ईन। तो फिर इसके बाद 18th क्वेश्चन है कि 2.8 ग्राम ऑफ प्योर एल्कीन कंटेनिंग ओनली वन डबल बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, अगर एक डबल बॉन्ड है तो सिर्फ एक Br2 मॉलिक्यूल एड अप होगा, रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 8 ग्राम ऑफ ब्रोमीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। तो ये मैंने आपको एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में जब एडिशन रिएक्शंस करवाई थी तो वहां पर बताया था कि जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा, अगर हम Br2 ऐड करेंगे इन सम इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CCl4, तो दोनों कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगी और जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमें गिवन क्या है कि 2.8 ग्राम ऑफ प्योर एल्कीन और इस यहां पर 8 ग्राम ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन करती है, तो बताओ एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा। उसके लिए हम एल्कीन का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, कौन सा है। ब्रोमीन का आपको पता होगा एटॉमिक वेट होता है अबाउट 80, तो यहां पर Br2 है, तो इसका मतलब 2 × 80 ग्राम अगर ब्रोमीन है तो एल्कीन होगा हमारे पास, जो भी एल्कीन का मोलर मास है से उसको हम m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, m ग्राम एल्कीन यूज होगा इस रिएक्शन में अगर हम 2 × 80 ग्राम ब्रोमीन यूज करें। अगर 1 ग्राम ब्रोमीन यूज करें हम, तब मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्कीन ओवर 2 × 80 ग्राम एल्कीन यूज होगा, और अगर ब्रोमीन यूज की जाए 8 ग्राम ही बस, तो तब m × 8 बाय 2 × 80, तो ये बना m/20। और यहां पर दे रखी है हमारे पास कि कितने ग्राम एल्कीन यूज हुआ, दैट इज ओनली 2.8 ग्राम। तो जो भी एल्कीन का मोलर मास है उसके साथ अगर एक हमारे पास ब्रोमीन हो तो कितना जो है वो ब्रोमीन यूज होता है, दैट इज ओनली 2 × 80। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अब बताऊं कि एल्कीन का अगर मोलर मास है m, तो m ग्राम एल्कीन अगर हम लें, तो क्योंकि सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो सिर्फ 1 मोल ब्रोमीन यूज होगी, यानी कि 2 × 80 ग्राम ब्रोमीन जो है वो यूज होगी इस तरीके से। तो अगर 1 ग्राम एल्कीन हो तो कितनी ब्रोमीन यूज होगी, 2 × 80 बाय मोलर मास ऑफ एल्कीन। और अगर 2.8 ग्राम एल्कीन हो तो ब्रोमीन यूज होगी 2 × 80 बाय m × 2.8 ग्राम, इतने ग्राम Br2 यूज होगी। इसको अगर अब हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, और ब्रोमीन का वेट हमें पता है कितना है, 8 ग्राम यूज हो रही है बस, तो हम लिख लेंगे फिर 2 × 80 × 2.8 बाय m इज इक्वल टू है 8। तो यहां से मोलर मास ऑफ एल्कीन जो है वो मिल जाएगा, 8 यहां पे 10 से गया, तो मोलर मास विल बी 2.8 × 20, दैट इज 56। तो 56 मोलर मास जो है वो कौन से एल्केन का है, वो सिर्फ होता है ब्यूटीन का C4H8। तो C4H8 जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पहले हमने इक्वेशन के बेसिस पर मोलर मास ऑफ एल्कीन निकाल लिया, वो आया 56, और जो भी ऑप्शंस हमें दे रखी हैं इनमें सिर्फ बी ऑप्शन यानी कि ब्यूटेन का ही मोलर मास जो है वो होता है 56। तो 18th क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद 19th क्वेश्चन जो है वो एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें पूछा गया है कि रिएक्टेंट यहां पर हम कौन सा यूज करेंगे।
तो यहां पर जो रिएक्शन दे रखी है इसमें नो डाउट रीअरेंजमेंट भी हो रही है। ये रिएक्शन दे रखी है S और इससे बनेगी जो अल्कोहल दैट इज गिवन टू बी ए टर्शरी अल्कोहल। ये तो S क्या है, तो इसके लिए आपको नो डाउट जो एसिडिक हाइड्रेशन है वो करने की जरूरत होगी। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, एसिड इसमें ऐड करेंगे, H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो वो एड अप होगा मार्कोनिकोव वे में, यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल द पॉजिटिव पार्ट और हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो वो CH2 वाली कार्बन पे जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी इधर ही जाना पड़ेगा जब H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। इस तरीके से दिस कार्बन CH वाली कार्बन जो है इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर क्या बना, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है वो उतना स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए यहां पर एकदम से 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाती है। तो आप लिख सकते हो, हम साथ में यहां पर रिप्रेजेंट भी करेंगे कि क्या हुआ, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट यहां पर देखने को मिली है। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग आयन बनेगा दैट विल बी, यहां पे इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप आके अटैच हो गया। अब इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन है ये नीचे CH3 ग्रुप वाले कार्बन का। जब दोनों को ही हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये जो टर्शरी कार्बन है इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब अगर हम OH नेगेटिव का अटैक करवाएं तो वो डेफिनेटली यहां पर जाके एड अप होगा, यानी कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो बन जाएगी। तो इसलिए ये रिएक्शन है एसिडिक हाइड्रेशन। तो 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। फिर 20th क्वेश्चन है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ। तो ओजोनोलिसिस मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे हम उसका प्रोडक्ट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, पूरी की पूरी रिएक्शन लिखे बिना भी, कि जहां पर भी डबल बॉन्ड हो वो डबल बॉन्ड ब्रेक करके हमें दोनों कार्बन के साथ एक एक ऑक्सीजन जो है वो अटैच कर देना होता है बाय डबल बॉन्ड। तो ये एल्कीन हमें दिया गया है यहां पर। तो कौन सा जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद प्रोडक्ट बनेगा, बीच में से डबल बॉन्ड खत्म करके एक ऑक्सीजन ऊपर लगा देंगे, एक ऑक्सीजन नीचे, ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये और कोई नहीं बल्कि सिर्फ बी ऑप्शन ही है जिसमें C डबल बॉन्ड O 2 दे रखे हैं। और फिर 21st क्वेश्चन जो है दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसके मुताबिक मार्कोनिकोव वे में वाटर की एडिशन होती है, तो इसलिए 21st क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन ही बन जाती है।